नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ जुड़े हैं एनके सूद सर, जो एक्स फॉर्मर रो ऑफिसर भी रह चुके हैं। सूद सर नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। सूद सर, अभी सरकार ने क्या कि मॉक ड्रिल चल रही है जो बॉर्डर स्टेट है उनमें, तो अब क्या सरकार आगे क्या करने की सोच रही है इस बारे में? क्या ऑपरेशन देखिए सिंदूर मोदी, आगे बढ़ाने की सोच रही है? देखिए सिंदूर ऑपरेशन तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जी जो टेररिस्ट हैं वो हमको बार बार धमकी दे रहे हैं। फिर उनके डीजी आईपीएस जो उनके डीजी एसपीआर है वो भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी सांसें रोक देंगे। सांसें रोकने का मतलब है कि इंडिया के ऊपर बायोलॉजिकल स्ट्राइक करेंगे। और इसके ऊपर जी जो अमेरिका है वहां पे बहुत से बायोलॉजिकल वेपन बनते हैं, और ये कहा जाता है कि चाइना ने वहां से बहुत से जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो चोरी कर लिए और वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और पाकिस्तान इसको यूज करने की सोच रहा है। एक तो हमने पाकिस्तान के जिस तरीके से बेइज्जती की, जिस तरीके से उसको इंसल्ट की, उसके 9 टेररिस्ट कैंपों को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके 11 एयरबेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको प्रूव कर दिया फ्यूटाइल है, यानी कि यूजलेस है। और इससे चाइना भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। लेकिन फिर जब हमने सिंधु वाटर रोका है पाकिस्तान का, जो हमने पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी उसको कैंसिल कर दिया उससे पाकिस्तान के अंदर जी हड़कंप बचा हुआ है। इवन देखिए, मैं वीडियो देख रहा था कि कराची एयरपोर्ट पे पानी नहीं है, उनके टॉयलेट पे पानी नहीं है, और पूरे सिंध के अंदर रॉयट्स चल रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज है। और इंडिया ने पानी रोकने के लिए बड़ा काम तो नहीं किया, अभी पानी प्रॉपर तो रोक नहीं पाए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डैम नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन मेन बात है कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसका क्या पर्पज है। जब पिछली बार हमने मॉक ड्रिल की थी तो उसी दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, उनके 9 टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर दिया था। और पाकिस्तान को यही डर लग रहा है, वहां पे एक खौफ का माहौल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया कब अटैक कर देगा। और फिर पीएम मोदी की स्टेटमेंट गई थी पाकिस्तान के लोगों को कि हमने तुम्हारे पे कोई अटैक नहीं किया, हमने टेररिस्टों को मारा है। और ये भी बात सच्ची है कि पाकिस्तान के सिविलियंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कोई अटैक नहीं किया गया, वहां पे कोई जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ है। लेकिन पीएम मोदी का जो मैसेज था कि भाई तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं है, और अगर उनको उनकी ड्यूटी बनती है तुम्हें रोटी देने की, अगर उनको नहीं रोकोगे तो यहाँ से गोली पड़ेगी। यानी कि अब इंडिया पूरे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हावी होकर के उनके अटैक करेगा। हो सकता है कि ऐसी जगह अटैक किया जाए जिससे पाकिस्तान के सिविलियंस की भी डेथ हो सकती है। तो जो मॉक ड्रिल है इसको पाकिस्तान बड़ा सीरियसली ले रहा है, पाकिस्तान घबराया भी हुआ है। और पीएम मोदी का जो मैसेज था क्लियर कि तुम्हें गोली मिलेगी अगर तुम यहाँ बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से, एक बड़ा क्लियर मैसेज दे जी दिया पाकिस्तान को। और ये मैसेज पीएम मोदी जो देते हैं वो डायरेक्ट मैसेज देते हैं, बता के हमला करते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे और पाकिस्तान को मारा जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जी सूद सर, जो ये हमने केमिकल की सुन रहे हैं हमें, इसका अगर पाकिस्तान कर भी देता तो हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? इसके बारे में कैसे बचा जा सकता है इससे कुछ? देखिए ऐसा है, किसी को तो ये तो नहीं पता था ना कि हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। किसी को ये तो नहीं जी पता जी था कि हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वो कितने स्ट्रांग है। हम तो लोग तो कह रहे थे ये S-400 है, लेकिन देखा यहाँ तो आकाश तीर भी आ गया उसके साथ, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। जी जी फिर एक इगला सिस्टम था जो आपके शोल्डर पे रखा जाता है, रेशन सिस्टम है, जिसको हमने इफेक्टिवली यूज जी किया। फिर बराक-8 जो इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाया था वो भी तैनात कर दिया, जी तीनों सर्विसेज के पास है वो। फिर एक और सिस्टम है S-125 जो 1970 में हमने जी रशिया से लिया था, और उसको हमने रीडेवलप करके उसको 2030 तक रखा कि एक्टिव रहेगा। उस सिस्टम ने भी बड़ा इफेक्टिवली इस टाइम पे काम किया। 60 सिस्टम थे हमारे पास S-125 के, जिनको हमने मॉडर्नाइज किया था, यानी कि उसके ऊपर 2000 करोड़ रुपए खर्चे थे, उसको मॉडर्नाइज करके हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉय किया। उन्होंने भी पाकिस्तान के बहुत से ड्रोन्स को गिरा दिया। और आप मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान जो के पास टर्किश ड्रोन थे, TB2 बरक्यार ड्रोन और वो बड़े इफेक्टिव भी प्रूव हुए थे जब जब काराबाग लड़ाई हुई थी और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो इन ड्रोन के जी ऊपर तुर्की को बहुत ज्यादा विश्वास था, और पाकिस्तान ने हंड्रेड्स ऑफ टर्किश ड्रोन परचेज किए थे। लेकिन यहाँ पे 500 के करीब टर्किश ड्रोन इंडिया की तरफ फेंके गए और सारे के सारे के सारे गिरा दिए गए। टर्की को बहुत ज्यादा गुमान था कि उनके ड्रोन्स को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे जो सिस्टम थे, S-400 की तो बात ही नहीं है, इवन हमारा जो आकाश तीर सिस्टम था या S-125 सिस्टम था, उसने इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया।
जिससे टर्की की रेपुटेशन खराब हो गई, टर्की के ड्रोन बिकने बंद हो गए। अदरवाइज 40 कंट्री टर्किश के ड्रोन ले रहे थे। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 97 कंट्रीज वो इंडिया से इंक्वायरी कर रही है कि हम तुम्हारे से आकाश तीर लेना चाहते हैं, हम आपसे ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। और आज इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट थी वो बढ़ रही है। पहले हम सिर्फ इंपोर्ट किया करते थे, अब डिफेंस की चीजों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। और बहुत जल्दी हमारा जब 5th जनरेशन का प्लेन बन जाएगा, उसको भी हम बड़ी मजबूती से अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेंगे। पूरा वर्ल्ड समझ चुका है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर टेक्निकल फील्ड के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास टेक्नीशियंस भी है, साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर्स भी है। और अगर हम चांद पे हम एक भेज सकते हैं रॉकेट, तो बाकी जगह क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कोशिश भी की जा रही है अपने खुद के अंदर, यानी कि हम खुद सेल्फ रिलायंट हो। और अगर हम खुद मजबूत होंगे तो हम अपने आप को मजबूती से पेश कर सकेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठाने की, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएस हो। जी। सो सर, जो बायोलॉजिकल वेपन की बात चल रही है, इनको कैसे रिलीज किया जाता है कि या मिसाइल के माध्यम से या कुछ और तरीके से इनमें इंजेक्ट किया नहीं जाता है? देखिए, मैं एक्चुअली ये तो नहीं जानता इनको रिलीज किया जा सकता है, लेकिन आपने देखा था ना जब कोविड फैला था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो कोविड किसने जी, फैलाया? जी, जी। चाइना ने पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाया। उसका टारगेट इंडिया नहीं था, उसका टारगेट था यूरोप, उसका टारगेट था अमेरिका। लेकिन इंडिया के अंदर जी, फैल जी, गया जी। तो इंडिया ने मजबूती से उसका काउंटर किया। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कोविड-19 के मेडिसिन बना सकते हैं, इंजेक्शन बना सकते हैं, जबकि जब हमने मेडिसिन इंजेक्शन बनाए, डब्ल्यूएचओ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर वो इफेक्टिव प्रूव हुआ। उसके बाद डब्ल्यूएचओ को इसके ऊपर पब्लिक काम करना पड़ा, बताना पड़ा कि ये इफेक्टिव है और इसको इंक्लूड करना पड़ा। उसके बाद हमने ये जो इंजेक्शन थे ये कनाडा को दिए, यूएसए को दिए, यूरोप को दिए, बहुत सी कंट्रीज को दिए, छोटी-मोटी गल्फ के अंदर सप्लाई किए। और हमारे कंट्री के अंदर हम सबसे पहले आए थे जिसके अंदर कोविड को टोटली कंट्रोल किया गया था। तो आज अगर केमिकल वेपन यूज करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की गर्दन तो हम काट देंगे। ख्याल रखिएगा कि अभी हमने पाकिस्तान की नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के किराना बेस जहां पे न्यूक्लियर वेपन रखे थे उन पे स्ट्राइक की है, ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन न चला पाए। तीसरी बार ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको स्ट्राइक किया जाएगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जो हमारी मिसाइल्स है वो निशाने पे जाती हैं, वहीं पे अटैक करती है। बालाकोट स्ट्राइक के अंदर भी यही हुआ था। लेकिन अब जो सिंदूर ऑपरेशन के अंदर स्ट्राइक हुई है उसके अंदर भी इसी तरीके से दिखा दिया गया कि हम जहां भी चाहे जिसको भी चाहे मार सकते हैं, जहां भी चाहे मिसाइल वहीं गिरेगी। हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर के 20 किलोमीटर दूर मिसाइल फेंकी थी एक मैसेज देने के लिए कि हमारी मिसाइल तुम्हारे घर भी पहुंच सकती है। और वो भेजी थी एक खाली जगह में चुन के कि यहाँ पे कोई सिविलियन ना मरे। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके घर के पास एक स्टेडियम था, वहां पे मिसाइल फेंकी गई जहां पे एक सिविलियन की डेथ हुई। वहां पे क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, वहां पे एक सिविलियन मारा गया। और वो उनका मैसेज था कि हम तुम्हारे घर पे भी मिसाइल फेंक सकते हैं, क्योंकि ये मिसाइल जानबूझ के उनके घर से दूर फेंकी गई थी ओपन स्पेस में, एक मैसेज देने के लिए। जी। और अब पाकिस्तान को जो फाइनल मैसेज दिया जाएगा वो दे दिया जाएगा इस तरीके से कि अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी गड़बड़ की तो पाकिस्तान को वहीं पे तोड़ दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, उसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। सारे न्यूक्लियर वेपन्स को पाकिस्तान के अंदर वहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा जहां पे रखे हुए हैं। जी। सूद सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मतलब जो खबरें चल रही हैं, जो आईएसआई के जो जासूस हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास वैसे तो कंगाल है, तो इतना वो कैसे अपना जाल बिछा सकता है? अभी किसी नेता के पास भी मिल देख रहे हैं, कोई यूट्यूबर भी मिल रहे हैं और भी गिरफ्तार करे जा रहे हैं। देखिए, वैसे एक रूटीन चीज होती है अपने दुश्मन के ऊपर नजर जी, रखना। हम भी ऐसे बहुत से काम करते हैं। आप अगर आप देखो कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास तो जासूस हैं, हमने तुम्हारे कंट्री के अंदर भेजे। हमने भी तो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को फेल किया है। पाकिस्तान का काम करने का तरीका ये है कि वो जासूस इसलिए पैदा करता है कि वो हमारे जो सिविलियन टारगेट्स हैं वहां पे अटैक कर सके, मंदिरों पे अटैक कर सके। जैसे उन्होंने 26 सिविलियन को मारा। हम तो पाकिस्तान के सिविलियन को नहीं मारते ना, तो हमारी वर्किंग अलग है। और इसके ऊपर बहुत से काम है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो इंडिया के अंदर आ गई, वो एक प्रॉब्लम बनी हमारे लिए, आज भी प्रॉब्लम है। मैं सारे नहीं कहता, कुछ मुस्लिम थे। जब हमारा डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का तो वो हुआ था रिलीजन के बेस पे, तो जितने मुस्लिम थे उनको जाना चाहिए था। लेकिन नेहरू ने उनको रोक लिया। नेहरू ने उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनसे कहा कि इनको जाने मत दो और उनको यूज किया एज वोट बैंक। 1962 के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। हमारी आर्मी, जब 1965 की बात कर रहा हूँ, हमारी आर्मी की जो मूवमेंट थी उसके ऊपर गड्ढे खोद दिए ताकि जा ना पाए। इवन जामा मस्जिद जहाँ पे इंडिया के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो भी राइटिंग करते थे और यहाँ से लाइव फेंकते थे। 1965
की वार की बात कर रहा हूँ, 97 वार की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पे इंदिरा गांधी वार जीत गई और 75 में इमरजेंसी लगी, तो जामा मस्जिद में जो एरिया सेंसिटिव एरिया थे, जहां से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनको डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन ये इसलिए यहाँ पे पल गए हमारे पॉलिटिशियन की वजह से, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन एक प्रोग्राम लेके चलते हैं वोट बैंक का, जिससे इनको एनकरेज किया जाता था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का तो धंधा ये है, उनका काम ये है कि दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब करना, इंडिया को डिस्टर्ब करना। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर ही काम कर रहे थे। लेकिन जासूस पकड़े जाना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे लगता है कि हमारी एजेंसीज अलर्ट है और जो भी देश के दुश्मनों को पकड़ा जा रहा है, और जब हम एक दुश्मन को पकड़ते हैं तो 10 दुश्मन जो काम करना चाहते हैं वो हट जाते हैं रास्ते से, क्योंकि उनको पता है कि ये पकड़े जाएंगे आज नहीं तो कल। तो इसमें पाकिस्तान काम कर रहा, कोई बात नहीं। हमने कश्मीर के अंदर शांति ला दी तो बाकी जगह भी शांति आ जाएगी बहुत जल्दी। और जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये जो जासूसों को पकड़ने का काम है जारी रहेगा, क्योंकि ये काम रेगुलर चलता रहता है। सूद सर, ऐसी कोई, जैसे आपने पुलवामा घटना भी देखी और उरी की भी घटना देखी और अभी आपने ये पहलगाम का भी घटना देखी, इसमें हम देख रहे हैं कांग्रेस कभी भी सरकार के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। और अभी आपके एक वीडियो देख रहा था कि राजस्थान के जो पूर्व मंत्री थे, उनके जो पर्सनल सचिव थे, वो भी आईएसआई के जासूस निकले। तो क्या नेता को पता नहीं होता भाई आप कैसे किस लोगों को रख रहे हो? देखिए, नेता को पता भी होता है, नेता को नहीं भी पता होता। कई तो नेता अपने पर्सनल स्टाफ को इसलिए यूज करते हैं कि जाओ, क्योंकि उनके पास एक होता है कि कहीं भी घूम सकते हैं कि जाओ काम करो, क्योंकि उनकी लॉयल्टी देश के साथ नहीं है। ये नहीं कोई नेता बैठा तो उसकी लॉयल्टी इंडिया के साथ है। यहाँ तो एक ऐसा वाइस प्रेसिडेंट रहा हमारी कंट्री के अंदर जिसकी लॉयल्टी देश के साथ थी नहीं। वो जब फॉरेन कंट्री के, जब पहले वो बैठता था कंट्री के अंदर, वो तब भी पाकिस्तान छुप छुप के जाया करता था, लेकिन उसको अब डर लगता है जाने पे। मैं आपको बता दूं, जावेद अख्तर हर एक साल पाकिस्तान जाते थे मुशायरा अटेंड करने के लिए, और प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट भी देते थे। आपने देखा होगा, बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती थी इनकी। लेकिन 2 साल पहले पाकिस्तान गए, मुशायरे में बोल रहे थे, तो किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा कि 26/11 हुआ, तो 26/11 के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। उन्होंने कहा जब 26/11 हुआ तो मैं मुंबई में था, मैं मुंबईया हूं, और इसके अंदर मुझे पूरा पता है, सबने देखा कि वहां पे पाकिस्तान के टेररिस्ट आए थे। इससे लोग भड़क गए और उसके पास से जावेद अख्तर ने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे तो उनसे फिर जाके ये बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो कई लोग चीजें देख करके सीख जाते हैं, कई लोग नहीं सीखते, कई लोग पकड़े जाएंगे तो सीखेंगे। लेकिन इसके ऊपर हम किसी मंत्री को तो जिम्मेवार नहीं पहना सकते। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंदिरा गांधी कैबिनेट के अंदर 2 ऐसे लोग थे, एक था केजीबी का एजेंट, एक था सीआईए का एजेंट। मिसेस गांधी को पता था, लेकिन मिसेस गांधी को था कि अगर मैंने इनको के ऊपर एक्शन लिया तो कहेंगे तो पॉलिटिकल एक्शन है और मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास 40-40 एमपी थे। तो कई बार कई चीजों के ऊपर लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया था, बांग्लादेश को क्रिएट कर दिया 1971 में। 1974 के अंदर इंदिरा गांधी ने सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया, क्योंकि वहां पे सीएए घुस चुकी थी। इंदिरा गांधी ने उसी तरीके से जो सियाचिन है उसको अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ना तो सियाचिन पार्ट था पाकिस्तान का, ना चाइना का। तो अगर इंदिरा गांधी की बात करो तो इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े काम किए, लेकिन कई बार कई चीजों के ऊपर आंख बंद करनी पड़ती है। इसलिए इंदिरा गांधी ने उन मिनिस्टर के खिलाफ कुछ काम नहीं किया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी डिफीट हो गई और वो मिनिस्टर दोबारा इंदिरा गांधी कैबिनेट में कभी आए भी नहीं। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं हमारे दर्शकों से भी एक विनती करना चाहूंगा कि सूद सर का भी अपना एक चैनल है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वहां पर भी जाकर देखें, बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सूद सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।